Jai Bhim friends, Jai Bhim. I am Dr. A.S. Kandhare. The title of our presentation is Education in India Beyond 2014 Mission Irrationalization of Bahujan Masses. अभियान बहुजन जनता का तर्कहीनीकरण। भारत के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, बहुजनों का तर्कहीनीकरण, that is irrationalization of Bahujan masses. This phenomenon is taking place through NEP, that is National Education Policy, and this process is being intensified after 2014. तो इसके बारे में यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं. Now let us see the contents. Iconic evolutionary Darwinism. हाल ही में डार्विन की जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, ह्यूमन इवोल्यूशन, तो उसके बारे में बहुत सारी चर्चा भारत के अंदर छेड़ी गई और उसके ऊपर थोड़ी सी हमें चर्चा करनी है. डार्विनिज्म वर्सेस रिलीजियस डॉगमास. तो इस पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि धर्म और साइंस, यानी कि डार्विनिज्म के खिलाफ धर्म, ये जो बात दुनिया में हो चुकी है और भारत में हो रही है, इसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे. हिस्टोरिकल नोट ऑन डार्विनिज्म. डार्विनिज्म के बारे में बहुत सारी घटनाएं अतीत में हुई हैं, हिस्ट्री में हुई हैं, भारत में हो रही हैं, तो उसको भी हम देखेंगे. इंडियन सिनारियो, परसिस्टेंट फाल्सिफिकेशन ऑफ साइंस. भारत के अंदर तो हम देखते ही हैं कि विज्ञान के बारे में कितनी गलत धारणाएं भारत के अंदर है. विज्ञान को भारत के अंदर, भारत के समाज के अंदर किस प्रकार से एक किस्म का विरोध और विज्ञान के बारे में किस प्रकार की एक घृणा या तिरस्कार भारत के अंदर होते रहा है, उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे. न्यूज़ इन मीडिया, एक्सपंजिंग डार्विनिज्म फ्रॉम स्कूल सिलेबस. तो ये घटना हुई है भारत के अंदर, NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डार्विन की थ्योरी को स्कूल सिलेबस से निकाल दिया गया है, isn't it? तो इसका मतलब है कि साइंस के ऊपर कुछ एक संकट आया है भारत के अंदर, क्योंकि स्कूल के सिलेबस के अंदर से डार्विनिज्म या डार्विन की थ्योरी को निकाल दिया गया है. तो ये बहुत ही गहरी बात है. रीजनिंग ऑफ एक्सपंजिंग डार्विनिज्म फ्रॉम द सिलेबस ऑफ इन कंटेम्प्रेरी एज. तो इसका रीजनिंग भी करेंगे हम कि डार्विन की थ्योरी को भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से उसके अंदर जो सिलेबस बनाया गया, तो वो सिलेबस के अंदर से डार्विन की जो थ्योरी है उसको निकाल दिया गया. तो ये क्यों निकाला है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा कारण मीमांसा करेंगे. लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि यूटिलिटी ऑफ अनसाइंटिफिक मेंटालिटी. तो अनसाइंटिफिक मेंटालिटी जो होती है, तो इसका उपयोग समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि अनसाइंटिफिक मेंटालिटी जो होती है समाज की, उसका किस तरह से मिसयूज़ करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे. सो आइकॉनिक इवोल्यूशनरी डार्विनिज्म. तो डार्विन का एक बड़ा सिद्धांत है, चार्ल्स डार्विन, जो दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारा उनका कंट्रीब्यूशन है. अगर ये फिगर आप देखोगे तो यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस आइकॉनिक इमेज वी लर्न इन कनेक्शन विद डार्विन. सो डार्विन को हम जब पढ़ते हैं तो ये इमेज बहुत ही फेमस है. यहाँ पे बताया गया है कि हाउ द ह्यूमंस इवॉल्व्ड थ्रू द एजेस, isn't it? Beginning from these apes, isn't it? Primates. So from a monkey like animal, the human being has been evolved. तो ये इवोल्यूशन की ये लाइन है, उत्क्रांतिवाद है, जो डार्विन ने दुनिया के सामने रखा है. दुनिया ने उसे एक्सेप्ट किया है और वो पढ़ाया जाता है सारी दुनिया के अंदर. तो नेचर के अंदर हम देखते हैं कि हम इंसान इस प्रकार से
उत्क्रांत हुए हैं, हमारा विकास इस प्रकार से होते गए हैं, तो इसके लिए हज़ारों साल का समय लगा है। तो ये नेचुरल साइंस की थ्योरी है। सो वी हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम सच एप्स, ए टाइप ऑफ मंकी और प्राइमेट्स, थ्रू दिस सीरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये इसे मैंने आइकॉनिक इवोल्यूशनरी डार्विनिज्म कहा है। तो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है वो बेसिक उसका कंसेप्ट क्या है कि ऑल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराइज एंड डेवलप थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशंस दैट इंक्रीज द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू compete, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो जितने भी प्रजातियां होती है इस धरती के ऊपर, ये सारी की सारी प्रजातियां, इसका इवोल्यूशन हुआ है थ्रू इनहेरिटेड वेरिएशन। तो उसके अंदर वेरिएशन होते रहता है, एक विविधता उसके अंदर पैदा होती है, वो इनहेरिट होती है, और जिसकी वजह से वो जो सजीव होता है वो सजीव के अंदर एक क्षमता आ जाती है, इंक्रीजेस द इंडिविजुअल एबिलिटी टू compete, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो उसको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, स्पर्धा करने के लिए कुछ बातें नेचर उसको प्रदान करता है। उसको रिप्रोडक्शन भी कंटिन्यू रहता है ताकि उसकी जो प्रजाति है वो सर्वाइव करे नेचर के अंदर। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस, ये बायोलॉजिकल फिनोमिनन जो है, ये बातें डार्विन ने दुनिया के सामने रखी है थ्रू दिस आइकॉनिक इवोल्यूशनरी लाइन। और इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो स्कल है वो किस तरह से बदलते बदलते ऐसा हो चुका है। तो ये डार्विन का जो है तो बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिसे आइकॉनिक इवोल्यूशनरी डार्विनिज्म कहा जाता है। ये सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है और ये पढ़ाया जाता है बच्चों को। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो इवोल्यूशन है कि इंसान किस प्रकार से धरती के ऊपर आया और उसका किस प्रकार से विकास हुआ है, इसका ये बड़ा सबूत डार्विन ने हमारे सामने रखा है। तो ये पढ़ना ज़रूरी है, जिससे हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है कि सजीव सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से इस धरती के ऊपर हुआ है, ये हम पढ़ते हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर गोइंग फर्दर। तो अभी यहाँ पे दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा है कि रिलीजियस डॉगमास वर्सेस डार्विनिज्म, यानी कि धार्मिक जो बातें होती हैं, धर्म के जो सिद्धांत होते हैं, वो विज्ञान के विरोध में खड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि डार्विनिज्म एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसके खिलाफ ये धार्मिक सिद्धांत जो है दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मसला ऐसा है कि धर्म का सिद्धांत और विज्ञान का सिद्धांत, इसके बीच में एक किस्म का एंटागोनिज्म है, एक किस्म का क्या कहेंगे कि विरोधाभास है। ये सारी दुनिया के अंदर होते रहा है, यानी कि क्रिश्चियनिटी से लेकर के पूरा जो बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, और जो ये ईसाई धर्म है, सिखिज़्म है, तो ये बहुत सारे जो धर्म है, तो इसके अंदर जो उनके सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लैश करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी एक बहुत बड़ी बात हुई थी 1925 को अमेरिका के अंदर। अमेरिका में एक घटना ऐसी हुई थी 1950 में, जिससे डार्विनिज्म के ऊपर बहुत बड़ा सवाल क्रिश्चियनिटी ने खड़ा किया था। तो एक किस्सा है जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि क्रिश्चियनिटी में धर्मवाद है, उसके कुछ तत्व हैं। वो तत्व डार्विन ने जो सिद्धांत दुनिया के सामने रखे थे उन्हें वो मंजूर नहीं थे। क्रिश्चियनिटी को डार्विन के जो तत्व थे वो मंजूर नहीं थे। तो एक किस्म का बवाल खड़ा हुआ था, और डार्विनिज्म ने जो थ्योरी रखी थी कि हम इंसान एप लाइक मंकी से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हम एक बंदर की तरह थे जिसे एप्स कहा जाता है।
तो ये जो सिद्धांत था ये धर्म के जो सिद्धांत है उसके विरोध में पाया गया। तो इसीलिए 1925 में अमेरिका में जो एक घटना हुई थी, उस घटना को थोड़ा सा हम गौर करेंगे और देखेंगे कि ये जो धर्मवाद और विज्ञानवाद का जो झगड़ा है वो एक दूसरे के अगेंस्ट कैसा खड़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा हम एक हिस्टोरिकल रिव्यू लेते हैं तो हम कुछ बातें फिर समझ पाएंगे। सो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स ऑन डार्विनिज्म। In America, Tennessee's Butler Act in 1925, a act was proposed in Tennessee in America। तो अमेरिका के अंदर टेनेसी नाम का एक राज्य है, तो वहाँ पे बटलर एक्ट था एक 1925 में। ये बटलर नाम के आदमी ने ये बनाया था, इसलिए उसको बटलर एक्ट कहा जाता है। तो अमेरिका में टेनेसी नाम के स्टेट में बटलर एक्ट प्रचलित था। तो ये एक्ट क्या था उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ऐसी एक बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए कि जनरली रिलीजन एंड साइंस डू नॉट कॉन्कर। तो एक ये मुद्दा है जिसे हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर कि धर्मवाद और विज्ञानवाद ये दोनों के बीच अनबन है, दे डू नॉट कॉन्कर, इज़न्ट इट। तो ये हम देखते हैं कि धार्मिक तत्व और वैज्ञानिक तत्व इसके बीच में एक किस्म का विरोधाभास है, एक किस्म का झगड़ा है। इट वॉज बिलीव्ड बाय द चर्च religious authorities that humans are not descended from an animal, that is ape or monkey, but they are created by God। तो ये धारणा बहुत पक्की थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, और चर्च के अंदर जो लोग थे उन्होंने जो तत्व बनाए थे धर्म के, तो उनका ये मानना था कि इंसान जो है ये एनिमल से इवॉल्व नहीं हुआ है, इज़न्ट इट। इंसान जो है तो एनिमल से बना नहीं है, इज़न्ट इट। दे डिसलाइक दिस पर्टिकुलर कंसेप्शन दैट वी ह्यूमन बींग्स हैव बीन इवॉल्व्ड थ्रू इवोल्यूशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम एप्स और मंकीज़। लेकिन उनका मानना ऐसा था कि हम जो इंसान है हमें गॉड ने बनाया है, हमें भगवान ने बनाया है। ये चर्च की धारणा थी और ये बहुत पक्की धारणा थी। इसीलिए ये चर्च के जो लोग थे, ये जो पोप थे, ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि हम किसी बंदर से या मंकी से इवॉल्व हो गए हैं और बने हैं। ये धारणा को चर्च मानने को तैयार नहीं था। ऐसी सिचुएशन सारी दुनिया में थी, इसलिए वहाँ पे बटलर एक्ट बना दिया था 1925 को, इस डार्विनिज़म को विरोध करने के लिए। Churches that time believed evolution is contrary to creationism और निर्मितवाद, जिसको हम कहेंगे निर्मितवाद, इट इज़ ए डॉगमा ऑफ गॉड। चर्चेस जो थे धर्मवाद के जो क्या बोलेंगे अड्डे थे चर्चेस ने, तो उनका ये मानना था कि इवोल्यूशन जो है ये धर्मवाद के खिलाफ है। और धर्म क्या मानता है, तो क्रिएशनिज़म मानता है, क्रिएशनिज़म, निर्मितवाद। तो उनका ऐसा मानना था कि इंसान को भगवान ने तैयार किया है, निर्माण किया है। ये बात यहाँ पर उन्होंने रखी थी। वो इस बात के खिलाफ थे कि हम किसी बंदर की औलाद है, हम किसी बंदर से तैयार हुए हैं, इसको नहीं मानते थे। वो मानते थे कि हम भगवान की देन है, हमें भगवान ने बनाया है, क्रिएट किया है। तो इवोल्यूशन और क्रिएशन, ये जो बातें हैं इसको ध्यान में रखना है। विज्ञान इवोल्यूशन को मानता है और धर्म जो है वो क्रिएशन को मानता है। तो ये क्रिएशनिज़म और इवोल्यूशन, ये दोनों जो तत्व है ये एक दूसरे के खिलाफ है। द स्टेट ऑफ टेनेसी, एन अमेरिकन स्टेट, passed an act in 1925 banning all schools including universities from teaching human evolution, that is Darwinism, and required the teaching of creationism। So creation जो होता है, creationism जो है, ये creation यानी निर्मिति का एक तत्व है, निर्मितिवाद जिसे कहेंगे।
तो इसको मानने वाले थे सब। तो यहाँ पर ये टेनेसी नाम का जो अमेरिकन स्टेट है, वहाँ पे बटलर एक्ट पास किया गया 1925 में। तो ये बटलर एक्ट ने बैन किया था कि किसी भी स्कूल में या किसी भी विद्यापीठ के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर डार्विनिज्म यानी कि उत्क्रांतिवाद की जो थ्योरी है वो पढ़ानी नहीं चाहिए। इस प्रकार का नियम 1925 में अमेरिका के टेनेसी नाम के स्टेट में मौजूद था। तो उसकी वजह से वहाँ पर एवोल्यूशन पढ़ाना मना था। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हम डार्विन को कितना विरोध था धर्मवाद का। पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द लॉ वॉज ए फाइन ऑफ $100 to $500 पर ऑफेंस। तो इतना बड़ा उसके ऊपर दंड लिया जाता था। अगर कोई डार्विन को पढ़ाएगा तो उसको शिक्षा होगी, उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और 100 से लेकर $500 का उसे जुर्माना भरना पड़ता था। तो इस प्रकार का विरोध डार्विन को 1925 में अमेरिका के टेनेसी नाम के स्टेट में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इवोल्यूशन यानी उत्क्रांतिवाद को धर्मवाद के क्रिएशन के सामने जाकर के खड़ा होना पड़ा, और ये दोनों के अंदर एक किस्म का विरोध और झगड़ा था। ये जो तत्व है उत्क्रांतिवाद और निर्मितिवाद का, ये झगड़ा था। तो उत्क्रांति विज्ञान का एक दृष्टिकोण है और क्रिएशनिज्म ये धर्म का दृष्टिकोण है। तो इसका ये झगड़ा था। तो ये बात 1925 में हुई थी। तो डार्विनिज्म पढ़ाना स्कूल में या यूनिवर्सिटी में मना था। तो ये बात 1925 में अमेरिका में हुई थी। तो ये बहुत हिस्टोरिकल बात है, इसे हम ख्याल में रखना चाहिए। फिर उसके आगे क्या हुआ, ये एक्ट होने के बावजूद, बटलर एक्ट वाज प्रिवेलिंग इन टेनेसी स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन वहाँ एक शिक्षक था, उसने ये पढ़ाने की ज़रूरत की, डार्विनिज्म को पढ़ाने की ज़रूरत की एक शिक्षक ने, और वो उसके ऊपर कार्यवाही शुरू हो गई। तो उस शिक्षक का नाम था जॉन स्कोप्स। तो 1900 में ये इंसान पैदा हुआ था और 1970 में इसका मृत्यु हुआ था। तो जॉन स्कोप्स नाम का एक शिक्षक था, टेनेसी हाई स्कूल टीचर, देन 25 ईयर्स ओल्ड। तो उस वक्त वो जो बंदा था, जॉन स्कोप्स नाम का जो शिक्षक था, टेनेसी स्टेट के अंदर एक स्कूल थी, वहाँ ये 24 साल का जवान टीचर था। तो उसने ज़रूरत की डार्विन को पढ़ाने की, लेकिन ही टॉट डार्विनिज्म इन द स्कूल। और ये होने के बाद बवाल मच गया। ये एक्ट तो मौजूद था 1925 का, तो उसके ऊपर कार्यवाही शुरू हो गई, इज़न्ट इट। तो उस कार्यवाही को बोलते हैं स्कोप्स मंकी ट्रायल, उसका नाम ही था। ये स्कोप्स मंकी ट्रायल के नाम से ये पूरा किस्सा फेमस हो गया, इज़न्ट इट। और ये टीचर के ऊपर कार्यवाही शुरू हो गई, और क्योंकि ये इन्होंने डार्विन को पढ़ाया स्कूल में और डार्विन को पढ़ाने की हिम्मत की, इसलिए उनके खिलाफ़ मुकदमा शुरू हो गया और उनके स्टूडेंट को ही कहा गया कि आप इनके खिलाफ़ बयान दें। तो इस प्रकार से ये जॉन स्कोप्स नाम के शिक्षक के ऊपर डार्विन को पढ़ाने के लिए सज़ा और उस मुकदमा शुरू हुआ, इज़न्ट इट। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वही जॉन स्कोप्स है, ये टीचर है। तो इन्होंने डार्विन को पढ़ाया स्कूल में, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा शुरू हो गया। तो आप देखते हैं कि 1925 में अमेरिका में ये घटना हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि डार्विन की जो वैज्ञानिक थ्योरी थी इवोल्यूशन की, उत्क्रांतिवाद की, तो उसको कितना गहरा विरोध वहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ था, ये आप देख सकते हैं। तो ये 1925 की घटना है, इज़न्ट इट। सो आज से तकरीबन 100 साल पहले समझ लीजिए कि ये घटना अमेरिका में हुई थी। तो इस घटना को यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है। तो उस ट्रायल का जो नाम है वो क्या है, स्कोप्स मंकी ट्रायल। तो ट्रायल ऑफ साइंस इन द कोर्ट ऑफ फैब्रिकेटेड डोमेन ऑफ रिलीजन। तो धर्मवाद जो है, जो इंसान में धर्म बना है, तो धर्म किसने बनाया, तो इंसान ने बनाया है। तो ये जो धर्म बनाया है, इसके खिलाफ साइंस को खड़े रहना पड़ा। साइंस के ऊपर एक किस्म का कोर्ट में दावा हो गया कि साइंस कितना
गलत है, ये धर्मवाद कहता है, धर्म साइंस के खिलाफ खड़ा हुआ। तो ये विज्ञान को कोर्ट में खड़ा रहना पड़ा, isn't it? तो उसे ही हम कहते हैं स्कोप्स मंकी ट्रायल। तो ये कब हुआ? तो जुलाई 10, 1925 को वो जॉन स्कोप्स नाम का जो शिक्षक था उसके ऊपर ये कोर्ट में कार्यवाही शुरू हो गई थी। उस शहर का नाम है जहाँ पर वो स्कूल थी, जहाँ ये जॉन स्कोप्स पढ़ाते थे, वो जो शहर है उस शहर का नाम है डेटॉन। ये डेटॉन शहर जो है टेनेसी नाम के स्टेट के अंदर है, अमेरिका में। द सो कॉल्ड स्कोप्स मंकी ट्रायल begins with John Thomas Scope, a young high school science teacher accused of teaching evolution in violation of the Tennessee state law। तो टेनेसी स्टेट का जो 1925 का बटलर एक्ट था उसका उल्लंघन इन्होंने किया था, isn't it? By teaching this Darwinism, the theory of evolution was banned। तो इन्होंने वो बैन होने के बावजूद ये एवोल्यूशन पढ़ाया। डेटॉन में उनकी स्कूल थी, तो उनके ऊपर ये कार्यवाही शुरू हो गई, जिसे हम कहते हैं स्कोप्स मंकी ट्रायल। तो वहाँ पर ये उनके मेमोरी में ये बोर्ड भी लगाया गया है कि ये बोर्ड में लिखा है हियर फ्रॉम जुलाई 10 to 21, यानी कि जुलाई 10 से लेकर 21 जुलाई तक ये जो है कोर्ट के अंदर ये केस चालू रही हैं। 1925 में जॉन थॉमस स्कोप्स, ए काउंटी हाई स्कूल टीचर, was tried for teaching that man descended from a lower order of animals in violation of a lately passed state law। विलियम जेनिंग ब्रायन assisted the prosecution। तो ये ब्रायन नाम के एक वकील थे जो उनके खिलाफ केस चला रहे थे। ये स्कूल टीचर के खिलाफ जो वकील थे उनका नाम है जेनिंग ब्रायन। और ये क्लेरेंस डैरो, आर्थर ग्रेफील्ड, हेज एंड डुडले, तो ये 3 जो वकील थे ये जॉन स्कोप की तरफ से उसकी जो है खिलाफत कर रहे थे, उनके वो मदद कर रहे थे। ये जो केस चला तो आप देख सकते हैं कि 10 से 21 जुलाई तक ये केस चला। तो कितना दिन होता है तो आप देखेंगे एक 10 से 20 यानी कि 11 दिन तक ये केस कोर्ट में चलते रहा। और उसके बाद में फील्ड क्या हो गया, फील्ड मेलॉन द डिफेंस, ये जो नाम दिया है यहाँ पे, ये क्लैरेंस डैरो, आर्थर ग्रेफील्ड, हेज एंड डुडले, फील्ड मेलॉन, ये डिफेंस में थे, यानी कि स्कोप्स के वकील थे, ये जॉन टी स्कोप्स के वकील थे। लेकिन अंत में क्या हुआ, स्कोप्स वॉज कन्विक्टेड। तो ये स्कोप्स जो थे, जॉन टी स्कोप्स, तो इनके ऊपर कार्यवाही हो गई और उनको दोषी ठहराया गया। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो मसला है कोर्ट के अंदर हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की ये घटना अमेरिका में हुई थी। और क्या हो गया फिर अंत में, ऐसा हो गया कि स्कोप्स हार गए, स्कोप्स को वहाँ पे दोषी पाया गया। तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ डिफीट ऑफ फैक्ट दैट इज साइंस अगेंस्ट फिक्शन दैट इज़ रिलीजन। तो ये हार हो गई, फैक्ट की हार हो गई, साइंस की हार हो गई, किसके खिलाफ, तो फिक्शन यानी कि रिलीजन, इज़न्ट इट। तो जो सही तत्व है उसका जो झगड़ा चल रहा था साइंस का, सही तत्व का, वो हार गया। सही तत्व जो है वो विचार हार गया। किसके खिलाफ हार गया, तो ये फिक्शन है, एक कल्पनावाद है रिलीजन, उसके खिलाफ ये साइंस की हार हो गई। तो ये घटना 1925 को हो गई। ये क्यों हो गई, तो डिसीजन देने वाले जो लोग थे, इज़न्ट इट, उन्होंने कहा कि स्कोप्स फाउंड गिल्टी बाय ए जूरी एंड फाइन $100 by the judge on appeal, his conviction was overturned on a technicality, but the constitutionality of the Butler Act was upheld। तो आप देख सकते हैं कि बटलर लॉ जो है 1925 का, उसको सही ठहराया गया और जॉन स्कोप्स नाम का जो शिक्षक है उसको दोषी पाया गया।
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धर्मवाद के लोगों ने ये विज्ञान को नीचा दिखाया, उसकी हार उसको हो गई, ऐसा हमें कहना पड़ेगा, इज़न्ट इट, कि साइंस की हार हो गई जब वो साइंस रिलीजन के खिलाफ लड़ रहा था। तो ये हार करने वाले कौन है? तो हम ही इंसान लोग हैं, क्योंकि उस वक्त वो धारणा बहुत पक्की थी धर्म के अंदर कि विज्ञान सही नहीं है, जो भी सही है वो धर्म है। So Butler Act was repealed in 1967 and laws like it were declared unconstitutional by the US Supreme Court in 1968. तो बाद में ये बटलर एक्ट खारिज किया गया, isn't it? उसको नष्ट किया गया। तो उन्होंने मान लिया है कि बाद में जो बातें दुनिया के सामने आई तो उन्हें मानना पड़ा कि विज्ञान सही है। तो इसीलिए 1968 में ये पूरा जो बटलर एक्ट था वो खारिज किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो वकील है, ये जो वकील है जिसे डिफेंस लॉयर कहते हैं, डिफेंस लॉयर क्लैरेंस डैरो, डिफेंस लॉयर क्लैरेंस डैरो, ये जॉन स्कोप्स के वकील और ये उनके खिलाफ स्टेट की तरफ से लड़ने वाले जो वकील थे उनका नाम विलियम जेनिंग ब्रायन। तो ये ब्रायन जीत गए और डैरो हार गए, isn't it? तो डैरो हार गए, इसका मतलब कि जॉन स्कोप्स हार गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी हार हो गई और ये जीत गए, यानी कि साइंस हार गया और रिलीजन जीत गया। तो ये जिताने वाले जो लोग हैं वो हम ही इंसान थे जिन्होंने ये रिलीजन बनाया है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 1925 में अमेरिका जैसे एक वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये मामला हुआ था। तो अभी भारत के अंदर कैसा होता होगा? आप सोचिए कि भारत आज 2023 में है, तो भारत की हालत क्या है, isn't it? What is the Indian scenario, isn't it? हम तो अभी देखते हैं, जानकार लोगों से आप जब बातचीत करोगे तो आप समझेंगे कि इंडियन सिनारियो क्या है, कि भारत के अंदर इट इज़ ए परसिस्टेंट फाल्सिफिकेशन ऑफ साइंस, ये बात पाई जाती है। भारत के अंदर विज्ञानवाद को कितना विरोध है, और वो भी बहुत सालों से विरोध है। तो इंडियन सिनेरियो तो बहुत ही बदतर है वेस्टर्न वर्ल्ड की तुलना में। भारत का जो सिनेरियो है बहुत बुरा है, ऐसा मैं कहूँगा, इंडियन सिनेरियो, क्योंकि भारत के अंदर परसिस्टेंट फाल्सिफिकेशन ऑफ साइंस ये प्रक्रिया होती रही है, isn't it? जैसे कि हम आज देखते हैं, isn't it? ये अब पॉलिटिकल सिनेरियो में हम इसको देखेंगे तो क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर एक जर्नल है, उसके अंदर एक आर्टिकल आया था, isn't it? सोलोमन नाम के एक लेखक ने ये आर्टिकल लिखा था। साइंस एक सेक्शन है, ये जर्नल है, उसका नाम है कैरावान। तो इसके अंदर ये बात रखी गई थी, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। द फॉल्स साइंटिफिक क्लेम्स मेड ड्यूरिंग मोदीज फर्स्ट टर्म। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार आई है, तो तब से देखते हैं हम कि साइंस के ऊपर बहुत ही झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, isn't it? So therefore falsification of science, it is a continuous process in Indian scenario, but this process is intensified since the regime of Modi. तो ये बात लोगों ने भी नोट की है, 2019 का ये आर्टिकल है। तो ये बात प्रूव करता है कि भारत में विज्ञान कहाँ है। ये भी बात यहाँ पर आप देखें, द गार्डियन के अंदर ये बात आई थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्लेम्स जेनेटिक science existed in ancient times, isn't it? So here you can see that Narendra Modi gives the example of Karna and Ganesha to support view that cosmetic surgery and reproductive genetics used thousands of years ago. तो यहाँ पर वो लॉर्ड का एग्जाम्पल दे करके ये बात प्रूव करना चाहते हैं कि दिस कॉस्मेटिक सर्जरी was existing in India and India claims दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऐसा उनका कहना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हाउ दिस साइंस इज़ फाल्सिफाइड
सिंस लॉन्ग इन इंडिया। ये बात यहाँ पर हमें ध्यान में लेनी है। ये दूसरा जो आर्टिकल यहाँ पे आप देखेंगे कि गणेशा प्रूव्स प्लास्टिक सर्जरी एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। इन October 2014, while speaking to a gathering of doctors and other professionals at a hospital in Mumbai, Modi implied that plastic surgery existed in ancient India. तो देखिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि ये प्लास्टिक सर्जरी भारत में मौजूद थी। We can feel proud of what our country achieved in medieval science, in medical science at one point of time. He said. He added, we worship Lord Ganesha. There must have been some plastic surgeon at that time who got an elephant's head on the body of human being and began the practice of plastic surgery. So you can see here how this fiction is being converted into fact, isn't it? देश का प्रधानमंत्री ही इस प्रकार की बात कहता है कि गणेशा का उदाहरण दे करके वो बताते हैं कि भारत के अंदर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या प्लास्टिक सर्जरी was existing since ancient time, isn't it? तो हम ही क्या बोलेंगे सब कुछ है, ऐसा उनका कहना है। तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि एक कल्पना को किस प्रकार से वास्तव में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया भारत के अंदर बहुत सालों से चल रही है, छुपे तरीके से चल रही है, और आज के ज़माने में यानी कि 2014 में वो खुली तरह इस प्रकार की बातें सामने आ रही है अब, isn't it? उसके पहले तो थी, लेकिन nowadays it is openly being said in public places। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गैदरिंग किसकी है, तो ये डॉक्टर की गैदरिंग है। ये डॉक्टर के गैदरिंग में ये प्रधानमंत्री किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, isn't it? So this is the thing that we have to ponder over। तो इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि ये क्या सही और क्या गलत है, isn't it? तो इस प्रकार से भारत के अंदर ये बात हो रही है, और इस बात को लेकर के आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें आज क्या दिखता है कि 2023 में NCERT रिमूव्स डार्विनिज्म फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब ये बात आज हुई है 2023 में। तो 2023 में ये बात क्या होगी, NCERT जैसे एक बड़ी संस्था है, उन्होंने क्या किया कि 10वीं की किताब से इवोल्यूशन का जो चैप्टर था डार्विन के संबंध में, वो चैप्टर ही निकाल दिया। वो पढ़ने के लिए उन्होंने वो बच्चों का जो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, वो अगर डार्विनिज्म निकालते हैं तो किस प्रकार से बच्चे समझेंगे कि उत्क्रांतिवाद क्या है। तो आप समझ सकते कि ये क्या हो रहा है, इट। सो वहाँ पे एक आर्टिकल भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उसका टाइटल आप देख सकते हैं कि लर्निंग विदाउट डार्विन, इट। सो हियर यू कैन से दिस पार्थ मुजुमदार ने ये आर्टिकल लिखा था, isn't it? तो ये आर्टिकल आप जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि किस प्रकार से इरेजिंग इवोल्यूशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए पावरफुल एंड इसेंशियल कंसेप्ट। तो डार्विनिज्म निकालते हैं, उत्क्रांतिवाद निकालते हैं, तो उसका परिणाम हमारे नए बच्चों पे, नई पीढ़ी पे क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा है। और ये सही में गलत ही बात है कि डार्विन को हटाना ये कितना गलत है, isn't it? So this is an article in Indian Express explaining expunging of Darwin's theory of evolution from the text of 8th class। तो अगर 10वीं के बच्चों को हम डार्विन नहीं पढ़ाएंगे तो उनके अंदर विज्ञानवाद या उत्क्रांतिवाद ये क्या होता है, वो कैसे होता है, वो कैसे समझेंगे, तो उसके बारे में वो अज्ञान ही रह जाएंगे, isn't it? तो आप देख सकते हैं कि द न्यू जनरेशन इज गोइंग टू बी इग्नोरेंट ऑफ दिस इवोल्यूशन एंड होलिस्टिकली दे विल लूज द कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। तो उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड तैयार ही नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि NEP के अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर आज 2023 में विज्ञानवाद को नष्ट करना एक मुहिम के तौर पे चल रहा है, ये NCERT खुद वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुजन जो बच्चे हैं तो उनका भवितव्य क्या है। अब ये जो बात उन्होंने कही है कि ये हमने
डार्विन की थ्योरी को निकाला है, क्यों निकाला है, तो उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, दे हैव सम ओवर्ट प्रेमाइस फॉर द रिमूवल ऑफ डार्विनिज्म फ्रॉम द सिलेबस। डार्विनिज्म को हमने सिलेबस में से निकाला है, तो ये क्यों निकाला है, उसके लिए वो क्या बताते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा, वो इसके बारे में क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रेमाइस फॉर एक्सपेंजिंग डार्विनिज्म। लेकिन नहीं, लोग पूछेंगे कि भाई आपने डार्विन का जो उत्क्रांतिवाद है उसको क्यों निकाला, तो वो ह्यूमन रिसोर्स वाले जो जिनके हाथ में आज सत्ता है 2023 में, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लर्निंग ऑन स्टूडेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन टीचिंग। तो बीच में कोविड भी हुआ था, वहाँ से ऑनलाइन टीचिंग भी हुई थी, और आज हम देखते हैं कि हाइब्रिड टीचिंग है, इजंट इट। ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन का जो है टीचिंग, डिजिटल टीचिंग और क्लास में भी टीचिंग है, तो हाइब्रिड किस्म का टीचिंग अभी चालू है। क्लास टीचिंग एंड ऑनलाइन टीचिंग बोथ आर इन यूज़ नाउअडेज। तो उनका ऐसा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है बच्चों के ऊपर, ये एवोल्यूशन जो है तो वो एक किस्म का बोझ है बच्चे के दिमाग के ऊपर, इसीलिए हम उसको निकाल दे रहे हैं, ऐसा ये ह्यूमन रिसोर्स कहता है हमारा भारत का, isn't it? So to reduce the burden of learning on student during online teaching, ये एक कारण बताया जाता है। उसके बाद में टू अवॉइड रिपीटेड टीचिंग ऑफ सेम कंसेप्ट, तो ये उनका ऐसा कहना है कि वही कंसेप्ट बार बार दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम वो निकाल दे रहे हैं, ऐसा भी वो कहते हैं। डार्विनिज्म इज़ ए फॉल्स कंसेप्ट, तो ये बात यहाँ पर ही रुकती नहीं, तो आगे जाकर ये कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं बीजेपी के कि डार्विनिज्म इज़ ए फॉल्स कंसेप्ट एंड एब्सर्ड प्रेमाइस बाय बीजेपी 2020 यूनियन मिनिस्टर सत्यपाल सिंह। तो सत्यपाल सिंह जो हैं ये बीजेपी के बड़े नेता है, और वो क्या कहते हैं कि डार्विनिज्म इज़ ए फॉल्स कंसेप्ट। आप देखिए कि इनकी बात कहाँ तक पहुँच गई है क्या नहीं। ये तो कुछ बताते हैं कि बच्चों के ऊपर जो बोझ है उसको कम करना है, रिपीटेशन हो रहा है वो कम करना है, ये बताते बताते ये लोग आगे जाकर अब डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, डार्विनिज्म इज़ ए फॉल्स कंसेप्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये बातें कहाँ तक जा रही हैं और किस दिशा में हमारा जो यात्रा चल रही है वो किस दिशा में चल रही है, भारत की यात्रा, नए जनरेशन की यात्रा किस दिशा में चल रही है, इस बात से आप समझ सकते हैं। तो डार्विनिज्म इज़ ए फॉल्स कंसेप्ट कहने तक ये लोग अभी डरते नहीं हैं। तो आप समझ लेना किस तरह से भारत का प्रोग्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस में भी ये बात आई है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज साइंटिफिकली रॉन्ग, यूनियन मिनिस्टर सत्यपाल सिंह। सो यू कैन सी हियर दिस इज द प्रूफ व्हाट दिस सत्यपाल सिंह, दैट द यूनियन मिनिस्टर इन द बीजेपी गवर्नमेंट इज सेइंग। तो डायरेक्टली वो कहते हैं कि इवोल्यूशन जो है साइंटिफिकली रॉन्ग है, isn't it? तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये स्टेटमेंट ये कैसे कर सकते हैं ये लोग, कि डायरेक्टली दे आर सेइंग दैट दिस डार्विन का जो थ्योरी है वो रॉन्ग है, isn't it? सो यू कैन थिंक ओवर इट। तो बहुत ही बड़ी बात चल रही है इधर। तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे अब कैसे तैयार हो गए, isn't it? यूनियन मिनिस्टर सत्यपाल सिंह रिजेक्ट्स डार्विन थ्योरी अगेन। तो एक बार ही कहकर चुप नहीं है वो, isn't it? वो बार बार कह रहे हैं, isn't it? So you can see this person who is an IAS officer and he is making such a statements। तो इसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि भारत का भविष्य क्या है, isn't it? तो उसको थोड़ा सा चुप करने के लिए जावड़ेकर क्या कहते हैं, तो डार्विन विवाद के ऊपर जावड़ेकर कि केंद्रीय मंत्री सत्यपाल को सलाह विज्ञान को कमतर न करे, तो ऐसा वो कहते हैं जावड़ेकर। तो इस प्रकार से एक इंसान जो है तो वो बात कर रहा है उसके खिलाफ और वो दूसरा उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार का एक खेल भारत के अंदर विज्ञान को लेकर के चल रहा है। सो वी हैव टू थिंक ओवर इट हाउ दिस डार्विन कंट्रोवर्सी इज बीइंग डिस्कस्ड इन इंडियन सिनारियो। ये सारी बातें आज भारत के अंदर हो रही है। अब ये होने के बाद जब ये निकाला गया, डार्विन के उत्क्रांतिवाद को सिलेबस में से निकाला गया, तो उसका क्या परिणाम हुआ। सो व्हाट इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ रिमूवल ऑफ डार्विनिज्म फ्रॉम द सिलेबस। तो ये निकाल दिया, फिर निकालने के बाद क्या हो गया है क्या नहीं। मेन स्ट्रीम नाम के वीकली में आप देख सकते हैं कि अपील फ्रॉम साइंस टीचर
and educators to restore the theory of Darwinian evolution in secondary education in India. तो फिर अप्रैल 22 को ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग साइंस के टीचर या एजुकेटर्स, ये इनका कहना है, वो अपील कर रहे हैं isn't it गवर्नमेंट को कि आप ऐसा मत कीजिए, डार्विन की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो सेकेंडरी का जो सिलेबस है उसमें से मत निकालिए। ऐसा एक किस्म का अपील कुछ लोग कर रहे हैं isn't it? तो ये भी बात हो रही है, कुछ लोग निकाल रहे हैं और कुछ लोग अपील कर रहे हैं कि वो मत निकालो, ऐसा उनका कहना है। सो यू कैन सी कीनली व्हाट आर द हैपनिंग्स इन इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस की ये दूसरी खबर है, उसमें लिखा है कि NCERT टेक्स्ट बुक्स रो इन एन ओपन लेटर 1800 साइंटिस्ट एजुकेटर्स एक्सप्रेस कंसर्न ओवर ड्रॉपिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम साइंस टेक्स्ट बुक। तो तकरीबन 1800 जो लोग हैं, जिसमें साइंटिस्ट भी है और कुछ शिक्षण तज्ञ भी लोग हैं, वो बताते हैं कि ये सिलेबस में से ये जो बात है डार्विन का जो इवोल्यूशन है वो मत निकालो। ऐसा 1800 साइंटिस्ट लोग अपील करते हैं एक ओपन लेटर लिख करके गवर्नमेंट को। तो ये भी बात हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपील करने वाले जो 1800 लोग बताए गए, जिसमें टीचर्स है, एजुकेटर्स है, साइंटिस्ट है, कुछ सिटीजन्स है, ये सब लोग हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये नाम के ऊपर भी आप गौर कीजिए। अनिकेत सुले मुंबई, राघवेंद्र गडकर बेंगलुरु, अमिताभ जोशी शशिधरा वैद्य, ये नाम आप थोड़े से देख लीजिए। उसके बाद में कृष्ण स्वामी, प्रसाद मोहली, अर्नब घोष, सत्यजीत रथ, श्रद्धा कुंभोजकर, सुधा राजमणि, विनीता बल, ऐसे 1800 लोग हैं। तो इनके नाम के ऊपर आप गौर कीजिए, कौन लोग हैं आप देख सकते हैं। यानी कि कृति करने वाले, NCERT से डार्विनिज़म को निकालने वाले लोग और उसको निकालो मत ऐसा अपील करने वाले लोग, इनके नाम भी आप देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, यू कैन judge at your own. So what are the things taking place in India? At last science prevailed over religion. तो ये सारी बातें दुनिया के अंदर भी हो रही थी, जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका में भी डार्विन को विरोध हुआ, इधर और देशों में भी विरोध हुआ, लेकिन ये जो साइंस है ये तो सही है isn't it? तो इसका जो क्या बोलेंगे विजय जो होता है साइंस का, वो होने वाला था, वो हुआ और रिलीजन को हारना पड़ा। तो उस वक्त स्कोप्स जो टीचर था, जॉन टी स्कोप्स, तो उसको हार झेलनी पड़ी साइंस के टीचर को, और रिलीजन उस वक्त जीत गया 1925 को। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में आप देखते हैं कि ऑन 20 सितंबर 2008 चर्च ऑफर्स अपोलॉजी टू डार्विन। तो देखिए आप क्या होगा, अंत में साइंस की जीत हुई। 2008 को चर्च के लोगों ने डार्विन की माफ़ी मांगी, तो डार्विन नहीं रहे। लेकिन डार्विन के मर जाने के बाद 2008 में चर्च के लोगों ने माफ़ी मांगी डार्विन की कि भाई हम गलत हैं, आप जो कहते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हम लोग जो बने हैं तो एप से ही बने, एप जैसे मंकी से बने हैं, ये बात चर्च के लोगों को भी माननी पड़ी। 2008 में उन्होंने माफ़ी मांगी डार्विन की। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि साइंस जीता और बाद में फिर रिलीजन हार गया। तो जो सच्चाई है वो सामने आने वाली है isn't it? उसे कोई नकार नहीं सकता है isn't it? तो ये न्यूज़ भी आई थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड ऑफर्स पॉस्थ्यूमस अपॉलॉजी टू डार्विन isn't it? So you can see here September 20, 2008 isn't it? तो वहाँ पर लिखा था कि एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ 200th एनिवर्सरी ऑफ डार्विन्स बर्थ द चर्च ऑफ इंग्लैंड इज इशूइंग एन अपोलॉजी। तो इंग्लैंड के चर्च ने ये माफ़ी मांगी है 200 साल की जब एनिवर्सरी डार्विन की मनाई जा रही थी। तो यू कैन सी हाउ डार्विन ओन द केस पॉस्टमसली, मरने के बाद भी उनकी जीत हो गई। तो ये अकेले डार्विन की जीत नहीं है, तो ये विज्ञान की जीत है isn't it? It is the victory of science over religion। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें समझ लेनी चाहिए।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बात हुई है और ये क्यों हुई, इसका कुछ रीजनिंग हमें करना पड़ेगा, isn't it? रीजनिंग ऑफ एक्सपंजिंग डार्विनिज्म फ्रॉम द सिलेबस इन कंटेम्प्रेरी एज, कि आज के दौर में डार्विन का जो उत्क्रांतिवाद है उसको सिलेबस में से क्यों निकाला है, इसका कोई कारण तो होगा, isn't it? ये कारण क्या है? एंटागोनिज्म बिटवीन रिलीजन एंड साइंस टुक प्लेस इन वेस्टर्न वर्ल्ड इन 1925। 1925 में विज्ञानवाद और धर्मवाद एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। ये 1925 की बात है, यानी आज तकरीबन 100 साल हो रहे हैं इस बात को। ये एंटागोनिज्म था रिलीजन और साइंस के बीच में वेस्टर्न वर्ल्ड में इन 1925। द सेम इज़ हैपनिंग इन इंडिया टुडे ड्यूरिंग 2023 अबाउट 100 ईयर्स लेटर। तो भारत में आज ज़्यादा तीव्रता से हमें ये नज़र आ रहा है कि विज्ञानवाद के खिलाफ रिलीजनवाद यानी धर्मवाद किस प्रकार से खड़ा है। आज 2023 में हम देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक ने डार्विन की थ्योरी को सिलेबस में से निकाल दिया। ये 23 की बात है, ये हम आज कर रहे हैं, भारत आज कर रहा है। 1925 को अमेरिका ने कहा था कि ये डार्विन को मत पढ़ाओ, और हम कब कर रहे हैं भारत के अंदर 23 को, यानी कि तकरीबन 100 साल पीछे है भारत। यू कैन सी if you compare this incidents of 1925 that took place in America and today we are in 2023, so we are 100 years back to the world। तो हम दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, isn't it? This means India is lagging 100 years to the world। वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो 100 साल भारत पीछे है, isn't it? India is on the path of reverse progress। ऐसा मैं कहूँगा कि हम रिवर्स पाथ पे मार्गक्रमण कर रहे हैं, isn't it? तो ये रीजनिंग हम करना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस इज डिसलाइक्ड एज इट गोज अगेंस्ट रिलीजियस डॉगमाज। तो ये बात जाहिर है कि पूरी दुनिया के अंदर विज्ञान को नापसंद क्यों किया जाता है, क्योंकि विज्ञान जो है तो धार्मिक हट धर्मिता के खिलाफ जाता है क्या ना। जो धर्मवाद होता है, धर्म के जो तत्व होते हैं उसके खिलाफ ये विज्ञान जाता है। तो ये विज्ञान की जो बातें हैं वो धर्म वाले लोगों को जचती नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि विज्ञान और धर्म के बीच में एक किस्म का झगड़ा चलते रहता है। ये दुनिया में चल रहा है, भारत में जो चल रहा है वो कोई नया झगड़ा नहीं, लेकिन भारत में जो झगड़ा चल रहा है विज्ञान के खिलाफ धर्मवाद का, वो कुछ अलग किस्म का है, isn't it? So in Indian context, distaste of science is used more to maintain social hegemony of higher caste and less to protect religious dogmas। तो भारत के अंदर ये विज्ञान के प्रति जो घृणा है, भारत के संदर्भ में विज्ञान के प्रति जो घृणा है, उसका प्रयोग उच्च जातियों के सामाजिक आधिपत्य को बनाए रखने के लिए अधिक और धार्मिक रूढ़ियों की रक्षा करने के लिए कम किया जाता है। सो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। भारत के संदर्भ में क्या हो रहा है, विज्ञान के प्रति जो घृणा है, विज्ञान का जो विरोध है, वो क्यों होता है? तो उच्च जातियों के जो सामाजिक आधिपत्य है उसको बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी पड़ता है, ये ज़रूरी बनता है कि विज्ञान का विरोध किया जाए, isn't it? तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सामाजिक आधिपत्य को बरकरार रखने के लिए उच्च जाति के लोग विज्ञान का विरोध करते हैं, isn't it? धार्मिक रूढ़ियों की रक्षा के लिए उसका उपयोग होता है लेकिन कम होता है। तो मेन एंड प्राइम एम इज ऑफ दिस व्हाट कैन से टैक्टिक, अब हम कहेंगे कि ये जो टैक्टिक्स जो चल रहा है, ये जो ट्रिक्स है विज्ञान को विरोध करने का, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक का मतलब क्या है? तो उच्च जाति को जो अधिकार चलता है कास्ट सिस्टम के अंदर, उस उच्च जाति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विज्ञान का विरोध होना ज़रूरी है, isn't it? दुनिया में जो विरोध हुआ वो क्यों हुआ? तो वो समझते हैं कि रिलीजियस डॉगमास के खिलाफ, हमारे रिलीजियस डॉगमास के खिलाफ साइंस जाता है, इसीलिए वो दुनिया के अंदर विरोध हुआ। लेकिन भारत के अंदर जो विज्ञान को विरोध होता है वो क्यों होता है? तो उच्च जाति के जो लोग हैं उनका जो अधिकार है, जाति संस्था के अंदर उच्च जाति को जो अधिकार है, विशेष अधिकार, उसको बनाए रखने के लिए विज्ञान का विरोध करना ज़रूरी है,
इस बात को हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। सो आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट रीजनिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. So in Indian context, the test of science is used more to maintain social hegemony of higher caste and less to protect religious dogmas. भारतीय संदर्भ में विज्ञान के प्रति घृणा का प्रयोग उच्च जातियों के सामाजिक आधिपत्य को बनाए रखने के लिए अधिक और धार्मिक रूढ़ियों की रक्षा करने के लिए कम किया जाता है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है भारत के संदर्भ में विज्ञान को क्यों विरोध किया जाता है ये समझने के लिए. द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड among बहुजन would devastate the religiously sanctioned hegemony of upper caste. अगर ये जो साइंटिफिक एटीट्यूड है ये अगर बहुजनों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जो होता है वो उच्च जातियों के धार्मिक रूप से स्वीकृत आधिपत्य को नष्ट कर देगा. ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि क्यों होता है भारत के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड का विरोध. साइंस का विरोध इसलिए होता है क्योंकि द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग बहुजन वुड डेवास्टेट द रिलीजियसली सैंक्शन हेगेमनी ऑफ अपर कास्ट. बहुजनों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास उच्च जातियों के धार्मिक रूप से स्वीकृत आधिपत्य को नष्ट कर देगा. तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेनी चाहिए. The entire fabricated religious philosophical canopy would crumble if scientific attitudes take roots among बहुजन masses. अगर बहुजन जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जड़ पकड़ ले तो सारी गढ़ी हुई धार्मिक दार्शनिक छत्र छाया बिखर जाएगी. ये होगा अगर बहुजन जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का फैलाव हो जाता है. अगर बहुजनों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जड़ पकड़ लेता है तो सारी गढ़ी हुई धार्मिक दार्शनिकता, धर्म के विचार की जो एक छत्र छाया यहाँ पर फैली हुई है वो बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी. इसीलिए भारत के अंदर विज्ञान का विरोध ज़्यादा होता है. तो इस बात को यहाँ पर हमें बहुत गौर से देखना. ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तीन जो मुद्दे हैं इसको बहुत गहराई से हम लोगों को इसके ऊपर सोच विचार होना चाहिए. Isn't it? So that is the correct reasoning why science is being antagonized in India. इस बात को हमें यहाँ समझ लेना चाहिए. The religious dogmas cannot pass the crucial logical and analytical scrutiny of scientific attitude. Isn't it? ये बहुत important चीज़ है कि धार्मिक हठ धर्मिता वैज्ञानिक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण तार्किक और विश्लेषणात्मक जांच को पार नहीं कर सकती है. Isn't it? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत गहरा है तो इसकी जो तार्किकता की एक टेस्ट है, एग्जामिनेशन है, विश्लेषणात्मक जांच को धार्मिकता पार नहीं कर सकती है. धर्म की जो बातें हैं वो विज्ञान के वस्तुनिष्ठ जांच के ऊपर टिक नहीं सकते. Isn't it? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो जब विज्ञान सामने आता है तो धार्मिकता डगमगाने लगती है. इसीलिए विज्ञान के सामने तुम्हारे धार्मिक तत्व टिक नहीं सकते हैं तर्क के आधार पर. वो श्रद्धा के और अंधश्रद्धा के आधार पर टिकेंगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक चिकित्सा के सामने धार्मिक तत्वों को टिकना बहुत मुश्किल बात है. इसीलिए वो विज्ञान को कमज़ोर करना चाहते हैं. अब जब तक हम विज्ञान को कमज़ोर नहीं करते तब तक धार्मिकता को पक्का नहीं बना सकते. इसलिए विज्ञान को कम करना ज़रूरी होता है. Isn't it? The collapse of religion jeopardize privileges and hegemony of the upper caste. तो ये इस बात को आप समझ लो कि धर्म का पतन उच्च जातियों के विशेष अधिकारों और आधिपत्य को खतरे में डालता है. धर्म का अगर पतन हो गया, धर्म का पतन होने से क्या होगा, उच्च जातियों के विशेष अधिकारों को और आधिपत्य को खतरे में डालता है. तो धर्म का पतन नहीं होना चाहिए. अगर धर्म का पतन नहीं होना चाहिए तो साइंस का पतन, विज्ञान का पतन करो, विज्ञान को ख़त्म करो. और विज्ञान को ख़त्म करोगे तो धर्म की बातें टिकी रहेगी, और धर्म टिके रहेगा तो उच्च जातियों का विशेष अधिकार और आधिपत्य टिका रहेगा.
है ना, उसको खतरा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब विज्ञान जड़ पकड़ लेता है तो धर्म का पतन हो जाता है, और धर्म का पतन उच्च जातियों के विशेष अधिकारों और आधिपत्य को खतरे में डालता है। तो इसीलिए क्या होता है कि विज्ञान को यहाँ पर रोकना चाहिए, ये तत्व है भारत के अंदर। So therefore it becomes mandatory to quell the voice of science in order to preserve the pseudo-logics of religion, isn't it? इसीलिए धर्म के छद्म तर्कों को संरक्षित करने के लिए विज्ञान की आवाज़ को दबाना अनिवार्य हो जाता है, isn't it? विज्ञान को दबाना और विज्ञान को नीचा दिखाना क्यों अनिवार्य है? धर्म के छद्म को तर्कों को संरक्षित करने के लिए। धर्म का भी एक क्या बोलेंगे तर्क होता है, isn't it? सूडोलॉजिक जिसे कहते हैं। तो वो धर्म के जो सूडोलॉजिक्स है, धर्म का जो छद्म तर्क है, उसको संरक्षित करने के लिए विज्ञान की आवाज़ को दबाना अनिवार्य हो जाता है। देयरफॉर इट बिकम्स मैंडेटरी टू क्वेल द वॉइस ऑफ साइंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सूडोलॉजिक्स ऑफ रिलीजन। तो ये बात होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ हम देखते हैं कि विज्ञान को, यानी कि डार्विनिज़म को सिलेबस में से क्यों निकाला जाता है। तो ये सारी जो बात है इसको ध्यान में रखना चाहिए। अंत में क्या होता है कि साइंटिफिक एटीट्यूड डिसेबल्ड बहुजन कुड नॉट क्वेश्चन अनसाइंटिफिक रिलीजियस अब्सर्डिटीज, इजंट इट? साइंटिफिक एटीट्यूड डिसेबल्ड बहुजन है कि नहीं? ऐसे बहुजन जिनका साइंटिफिक एटीट्यूड डिसेबल हो गया है, ऐसे बहुजन कुड नॉट क्वेश्चन अनसाइंटिफिक रिलीजियस अब्सर्डिटीज। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अक्षम बहुजन अवैज्ञानिक धार्मिक पाखंड पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। इस तत्व को जब हम समझेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के किताबों में से डार्विन को क्यों निकाल दिया जा रहा है, isn't it? तो ये बात को समझ लो आप कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अक्षम बहुजन अवैज्ञानिक धार्मिक पाखंड पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता, isn't it? I repeat, scientific attitude disabled बहुजन could not question unscientific religious absurdities, isn't it? तो जो इंसान का साइंटिफिक एटीट्यूड डिसेबल्ड किया गया, isn't it? उसकी क्षमता को नष्ट किया गया, विज्ञान को समझने की जो उसकी क्षमता है उसको जब नष्ट कर दिया जाता है, तो ऐसा इंसान, ऐसा बहुजन वो सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। धर्म के अंदर जो अवैज्ञानिक बातें कही जाती है, उस अवैज्ञानिक बातों के ऊपर ऐसा इंसान सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। ये बहुत बात हमें समझ लेनी चाहिए कि क्यों एनसीईआरटी में से डार्विन को निकाला जा रहा है, isn't it? जैसे कि हम देखते हैं कि मैनिफेस्ट डे, जिसे हम क्रॉप अप डे या उसको मराठी हिंदी में कहते हैं प्रकट दिवस। अभी ये धर्म के अंदर प्रकट दिवस आपने सुना होगा, है कि नहीं? किसी बाबा और किसी जिसे संत कहते हैं वो बाबा बुआ के लिए प्रकट दिवस एक मनाया जाता है। अब ये प्रकट दिवस क्या है? ये प्रकट दिवस इज़ कॉन्ट्ररी और एंटागोनिस्ट टू द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में ये बैठता ही नहीं है, विज्ञानवाद में प्रकट दिवस बैठता नहीं है, isn't it? दिवस कौन सा होता है? बर्थ डे होता है, बर्थ होता है, इंसान का बर्थ होता है, जन्म होता है, प्रकट नहीं होता है कोई इंसान। तो इस बात को समझो आप, isn't it? प्रकट दिवस मनाया जाता है कोई लोगों का। तो ये प्रकट दिवस जो है, जिसे मैं मैनिफेस्ट डे या क्रॉप अप डे, क्रॉप अप बोले तो अचानक तैयार होना, क्रॉप अप उभर आना। तो ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है दुनिया में, उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रकट दिवस मनाया जाता है। अब ये क्या है? ये अवैज्ञानिक है, ये उत्क्रांति के खिलाफ है। इट गोज अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, isn't it? ये साइंटिफिक एटीट्यूड अगर जिसके पास है वो क्वेश्चन करेगा, ही विल क्वेश्चन ये व्हाट इज दिस प्रकट दिवस, ये मैनिफेस्ट डे क्या है? कोई इंसान प्रकट होता है? तो इस प्रकार का सवाल खड़ा ना हो, इसीलिए हमें इन लोगों को एनसीईआरटी में से उत्क्रांतिवाद निकालना ही होगा ना। जब उत्क्रांतिवादी बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो वो मान लेगा कि ठीक है प्रकट होता है। तो इस प्रकार से हमें मीमांसा करनी होगी। दूसरी कंसेप्ट चली आ रही हैं चर्च के अंदर, ये इस बात का बहुत बोलबाला है, isn't it? क्रिश्चियनिटी में है ये कंसेप्ट है इमैक्युलेट कंसेप्शन।
अमलोद्भव, अमलोद्भव जो है ये कंसेप्ट है जहाँ पर कुमारी मरियम के संबंध में ना है कि वह पुरुष संयोग के पाप से मुक्त थी। मेरी के बारे में ये बात कही कि इमैक्युलेट कंसेप्शन से वो उसका बच्चा पैदा हुआ। तो ये कंसेप्शन है, ये अलग कंसेप्शन है, इसके बारे में यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्शन इज़ अनसाइंटिफिक कंसेप्शन एंड इट इज़ प्रिवेलिंग इन क्रिश्चियनिटी। तो इमैक्युलेट कंसेप्शन की बात जब वो होती है तो यहाँ पे डार्विन अगर आप समझोगे तो वो सवाल खड़ेगा, जिसको डार्विन समझ में आएगा, विज्ञानवाद समझ में, वो क्वेश्चन खड़ा कर देगा, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस इमैक्युलेट कंसेप्शन, इज़न्ट इट। तो इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, इज़न्ट इट, बिकॉज इट इज़ अनसाइंटिफिक रिलीजियस कंसेप्शन। तो अनसाइंटिफिक रिलीजियस कंसेप्शन है तो इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इमैक्युलेट कंसेप्शन ये भी, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है अगर हम डार्विन पढ़ते हैं, विज्ञानवाद को पढ़ते हैं तो। जैसे वायुपुत्र है, डॉटर बॉर्न फ्रॉम अर्थ, ये भी कंसेप्ट हमारे भारत के अंदर प्रचलित है, वायुपुत्र, सूर्यपुत्र, इज़न्ट इट, डॉटर ऑफ अर्थ, ज़मीन से पैदा हुई बेटी, इज़न्ट इट, वायुपुत्र है हमारे पास धर्म के अंदर, वायुपुत्र और ज़मीन से जन्मी बेटी। तो ये इसके ऊपर भी सवाल खड़ा करेगा ना, जिसका जो साइंटिफिक एटीट्यूड अच्छा होगा, that person will question what is this वायुपुत्र, what is this daughter born out of earth, ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये सवाल खड़े करने की क्षमता उसी इंसान के अंदर आएगी, उसका साइंटिफिक एटीट्यूड अच्छा होगा, isn't it? So this will happen when we learn science and Darwinism, evolution, उत्क्रांति पढ़ेंगे तो इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएगी, और धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। ऐसा ना हो इसीलिए डार्विन को सिलेबस में से हटाना ज़रूरी है। ह्यूमन पार्थेनोजेनेसिस, नॉन गैमेटिक प्रोक्रिएशन, गैर युग्मक प्रजनन, ये भी अनसाइंटिफिक बात है, और धर्म के अंदर तो इसका बहुत बोलबाला है। ह्यूमन पार्थेनोजेनेसिस, नॉन गैमेटिक प्रोक्रिएशन, स्त्री पुरुष के गैमेट के यूनियन के बगैर वहाँ पे कुछ लोगों का जन्म बताया जाता है धर्म के अंदर। तो ऐसा अननेचुरल, अनसाइंटिफिक जो जन्म होता है इंसान का, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसीलिए साइंटिफिक एटीट्यूड डिसेबल होना ज़रूरी है बहुजनों का। तो बहुजनों का साइंटिफिक एटीट्यूड अगर डिसेबल हो गया तो जो अनसाइंटिफिक रिलीजियस डॉगमाज है उसके ऊपर सवाल खड़े नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये साइंस अगर हम पढ़ेंगे तो ये इसके ऊपर इस प्रकार से सवाल खड़े होते हैं, isn't it? ग्रोटेस्क्यू डेटीज, किमेरिकल ग्राफ्ट्स, चित्र विचित्र देवताएं, हम देखते हैं कि बहुत सारे देवता हैं, वो अलग अलग किस्म के होते हैं शरीर के ऊपर, कुछ इंसान का चेहरा और नीचे कोई अलग प्राणियों का शरीर होता है। तो ये ग्राफ्ट्स है, काल्पनिक ग्राफ्ट्स है, ये किमेरिकल ग्राफ्ट्स है। तो इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए, ये कैसा हो सकता है। व्हेन ए पर्सन लर्न साइंस ही विल नेचुरली क्वेश्चन दिस डेटीज, इनके ऊपर सवाल खड़े कर देगा, ये किस प्रकार से होता है। तो ये सवाल तब खड़े होते हैं जब साइंटिफिक एटीट्यूड या हम डार्विन को पढ़ते हैं तब, isn't it? हिरण्यगर्भ नाम का भी एक कंसेप्ट है, यूनिवर्सल वूम, ये भी धर्म के अंदर की बात है, इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, ये क्या है हिरण्यगर्भ, isn't it? तो दिस इज द यूनिवर्सल वूम, ये भी इसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। सो क्रिएशनिज्म इंस्टेड ऑफ प्रोक्रिएशन एंड इवोल्यूशन, isn't it? दुनिया में क्रिएशनिज्म तो नहीं है तो प्रोक्रिएशन एंड इवोल्यूशन, isn't it? निर्माणवाद नहीं है, प्रजनन और उत्क्रांति है। दुनिया के अंदर क्या है, निर्माणवाद नहीं है, isn't it? तो दुनिया के अंदर क्या है, प्रजनन है और उत्क्रांति है। तो प्रजनन और उत्क्रांति ये है दुनिया के अंदर। अगर आप बताएंगे क्रिएशनिज्म तो जो साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो पूछेगा ये क्रिएशनिज्म क्या है भाई, निर्माणवाद क्या है, ये क्रिएट कैसा होता है बताइए, इसके ऊपर सवाल खड़े हो गए। तो इस प्रकार के सवाल खड़े करने की क्षमता हम बहुजन के अंदर तब आएगी जब वी लर्न साइंस एंड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। सो देयरफॉर अनसाइंटिफिक रिलीजियस डॉगमास विल बी क्वेश्चन, उसके ऊपर सवाल होंगे। तो इसीलिए सारी बातें हो रही हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये क्या है, कैसे हैं, क्यों डार्विन को यहाँ पर विरोध हो रहा है। आज 2023 में दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दुनिया AI की तरफ जा रही है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी तरफ जा रही हैं, isn't it? So you have to try all these things, try logical evolution of the incident at your level and share your comments, isn't it? Hope we all must follow the logical faculty of our own conscience as advised by लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा। इन्होंने जो बताया कि आपका कॉन्साइंस यूज़ कीजिए और उसके ऊपर वो लॉजिक के ऊपर तय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए इस बात को आप समझेंगे और समझ करके उसके ऊपर विचार करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। सो जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री माई, जय विज्ञान। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।